देखो मेरा ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं नहीं बता रहा अब कि जॉन सीना ने कहाँ पे क्या पोस्ट कर दिया, क्योंकि उनकी पोस्ट जो है सारी वही जैसे आ रही है ना कि एचडी फोटोज डाउनलोड ऑफ विलेंस। एक तो ये उठावी मूवी या फिर ये हॉलीवुड शोज से रहे हैं, टीवी शोज से रहे हैं, या तो निकालो तुम तारक मेहता से वो वाला कैरेक्टर कौन सा था, वो जो दया भाभी को किडनैप करके ले गया था, वैसा कुछ डालोगे तो मुझे समझ में भी आएगा। ये पिक्चर उन्होंने पोस्ट की है। अब स्टार वॉर्स करके ये कुछ है, वहां से ये डाला गया है, तो बस फिर वही है, लोग वही बात कर रहे हैं कि पूरा जो हील टर्न वाला मोड है वो बंदे ने अपना एक्टिवेट कर दिया है। अब अगला यार कुछ इंडिया से रिलेटेड भी डाल दोगे जॉन सीना तो वही बताऊंगा मैं, देखो, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे से दिमाग लग नहीं रहा, और वैसे भी अब हमें समझ आ गया है कि आपका हील टर्न हो गया। अब जल्दी से अपनी जो तशरीफ़ हैं वो लेके आ जाओ डब्ल्यू के शो पर भी, ताकि हमको ये तो पता चले कि आपका जो अगला मूव है वो क्या है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज की मॉर्निंग डेफिनेटली इंडियंस को तो बहुत अलग फील हुई होगी, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्रिकेट चैनल की वीडियो का फाइनल का। देख लेना, मतलब कि देख लेना, नहीं तो फिर देख लेना भाई, मुझे सब्सक्राइबर करने में आगे बहुत जल्दी जल्दी ज़्यादा। तो अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो तो आई बटन पे भी है, डिस्क्रिप्शन में भी, या फिर इस वीडियो के एंड पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले भाई हम बात करते हैं ट्रेविस स्कॉट की नई मर्चेंडाइज के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत ही सिंपल सा इसको रखा, और आई थिंक ये अच्छे जो बायज है वो लेके आ सकती है। रेसलिंग इज रियल है लिखा हुआ आगे से बिल्कुल सामने, पुराना वाला इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू का जो लोगो है उसको यूज़ किया हुआ है, और पीछे वही पिक्चर है जहाँ पे ट्रेविस स्कॉट पीछे खड़ा हुआ है और रॉक एंड जॉन सीना भी यहाँ पर खड़े हैं। तो ये देखते हैं अब जो मर्च है वो कैसे नंबर्स लेके आती है। ये बात तो आई थिंक बहुत ऑब्वियस हो गई है अब कि डब्ल्यूडब्ल्यू किसी मेजर वे में ट्रेविस स्कॉट को बुक करने वाली है। अब बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो तरीका ऐसा ना हो कि लोगों को लगे यार बंदे को कहाँ तुमने बीच में घुसेड़ दिया। मैं सही बता रहा हूँ, अभी भी ट्रेविस स्कॉट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस ने तो इग्नोर किया है। कि देखो हम इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो होता है ना कि वो दूसरी वाली ऑडियंस अपना ट्रेविस स्कॉट लेके आ रहा होगा, तो उनमें से तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन हम तो मतलब मैंने तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया था जब इसको लाइव इन द मूवमेंट देख रहा था कि बंदा पीछे कुछ कर भी रहा हो। तो मैंने बाद में ही नोटिस किया कि वो क्या कर रहा है वो अंदर रिंग में, वो सब पहले तो होता नहीं था, लेकिन अब शायद ये थोड़े से ज़्यादा खुले मिजाज के हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले। ट्रिपल एच की तरफ से भाई देखो ऑफिशियली भी हो चुका है, कल मैंने आपको बताया था कि नेटफ्लिक्स वाली जो चीज़ है वो ऑफिशियल करके अनाउंस कर दी है। अब ट्रिपल एच ने भी ट्वीट करके लिखा है डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रिंग्स द बिगेस्ट मूवमेंट्स एंड द ब्राइटेस्ट स्टार टू इंडिया, और साथ में लाइव ऑन नेटफ्लिक्स #गेट रेडी करके। तो हाइप तो ये इसको कर रहे हैं। मैं यही देख रहा था कि ट्रिपल एच ने इसको कुछ ट्वीट किया है फिर नहीं, क्योंकि अगर नहीं किया तो लगता है भाई क्या सीरियसली नहीं ले रहे हमको तुम, लेकिन किया है इन्होंने। अब तो देखो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा सारा मामला, उसके बाद देखते हैं आगे जो गाड़ी है वो कैसे चलती है। नंबर्स नीचे आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो गोल है क्या वो मीट होता है नहीं, वो सबसे बड़ी बात रहेगी। ये मुझे रिकीशी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे फोटो देखी इसलिए शेयर कर रहा हूँ। इस फोटो को जरा सही से देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि या तो एक फैन किसी सुपरस्टार से मिल रहा है या फिर रोल रिवर्स हो गए हैं, कि जैसे कि एक बच्चा अपने बाप के साथ जैसे फोटो खींचता है वैसे बाप यहाँ पे बच्चे के साथ फोटो खींच रहा है। और एक रिकीशी ने ना रिसेंटली कमेंट भी किया जे उसो के बारे में, वो ये कहते हैं कि बंदा बहुत थका हुआ है क्योंकि वो मेन इवेंट स्टेटस में आ चुका है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा वैसा। अब देखो एक बाप के नज़रिए से तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन रिकीशी यार मैं बताऊं ऐसी बातें बोला मत करो तुम, वरना फिर लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम ही तो वो हो ना जो कहते हो कि जे उसो को टॉप पे आना, जब टॉप पे आ गया तो मेहनत भी ना करे, तो थोड़ा सा लोग फिर रेल भी देते हैं आपको ऐसी बात होगी। लेकिन एक बाप के नज़रिए से देखोगे तो उतना भी गलत नहीं यार, हमको लगता है कि इंटरनेट पर थोड़ा सा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। ऐसा ज़्यादा बरसोगे तो यार देखो वही है, अपने भी जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा दोगे। बट ये पिक्चर के साथ तो कह सकते हैं कि पिताजी को अपने बेटे पर गर्व तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जरा अपने दूसरे बेटे की भी थोड़ी सी सिफारिश लगा दो अगर है तुम्हारा कुछ ऐसा बैक स्टेज में सीन सपाटा तो यार। डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक पूरी लिस्ट निकाली है जहां पे वो फीचर कर रहे हैं कि कौन से उनकी हिस्ट्री में आज तक के सबसे बड़े टर्न्स रहे हैं। और भाई इस पूरी लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर नंबर 1 पर होगन के टर्न से भी ऊपर किसी चीज को रैंक किया गया है, तो वो है एलिमिनेशन चेंबर में होने वाला जॉन सीना का टर्न। यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हो जो कि काफी लंबी वैसे तो, लेकिन हम टॉप 10 की तरफ ही देख रहे हैं। जॉन सीना का टर्न होना, उसके बाद होगन का तीसरा मूवमेंट शील्ड का जो टर्न होना था, तो आप कह सकते हो कि हमारी जो जनरेशन के फैन है हमने तो टॉप 3 में से टॉप 2 चीजें विटनेस करी हैं। बीच में वैसे बात बता रहा हूँ, इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैंने ये इंस्टाग्राम पे जो रील है उसको देखा। मैं बता रहा हूँ आज का पूरा दिन आपका बन जाएगा अगर इस रील को आप हंसते हंसते आप समझोगे कहाँ मैं पेट संभालू। डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड ही है, मतलब रॉक और कोडी रोड्स का क्या बना दिया इन्होंने। वीडियोस नहीं बनती यू लाफ यू लूज वाले कि हंस गए तो भाई तुम फंस गए तो हार गए, तो एक डब्ल्यूडब्ल्यू फैन को ये वीडियो दिखा दो तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता वो जीत जाए। फिर उसके बाद शॉन माइकल्स का, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने की बात होगी। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो का भी, इसको भी देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत हाईली रेट किया हुआ है, और है भी क्योंकि वो चीज़ ना सिर्फ शॉकिंग थी बल्कि फिर एंड में जाके जिस तरीके से डोमिनिक ने इंप्रूव भी किया। देन आता है जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन का टर्न, भाई ऐसे नहीं लगा थोड़ा रिसेंट की ही मेमोरी से उन्होंने थोड़े ज़्यादा उठा लिए। उसके बाद बैकी लिंच का
का टर्न आता है, फिर जिमी ऊसो का बिट्रेयल आता है, निकी बेला का टर्न ब्री बेला के ऊपर। मुझे याद है इसको लाइव ही जब मैं बैठ के देख रहा था, मतलब जब टीवी पे आती थी, तो मैं एकदम से शॉक ही हो गया था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, बहनें एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे जा सकती हैं, जबकि स्टोरी में वो ऑब्वियस लग रहा था। और उसके बाद 2013 का ट्रिपल एच ने जो स्क्रू किया था डैनियल ब्रायन को, वो तो उस समय अथॉरिटी वाली स्टोरी लाइन को कुछ पीक ही चल रहा था। आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई ऐसा नाम है जो कि इस टॉप 10 वाली लिस्ट में बिलोंग नहीं करता और पीछे से किसी को आना चाहिए, तो आप देखो बता सकते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, निकी बेला और जॉन सीना के रिलेशनशिप के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने रेसलमेनिया में वो सब कुछ पता है आपको, तो भाई उनसे ना सीधा पूछ ही लिया कि जॉन सीना के टर्न के ऊपर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड तरीके का सवाल देखो हो सकता था, लेकिन मानना पड़ेगा यार, निकी बेला ने क्या मतलब क्या 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 ब्यूटी के साथ इसका जवाब दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा वहां पे देख के कि पास्ट का क्या था क्या नहीं था। उन्होंने यही बोला कि जितना जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम किया है, अब ये जो उसको अपने नए कैरेक्टर के अंदर लेके आ रहा है, ये फैंस के लिए कितना अच्छा है, गिफ्ट की तरह है। तो काफ़ी पैशनेट लगी वो भी इस चीज़ के बारे में, ऐसा कुछ लगा नहीं देख के। यूजुअली होता है लोग थोड़े से टॉक्सिक हो जाते हैं एक दूसरे को लेके जब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, बट हाँ इसके लिए तो थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी देखो निकी बेला की। बाकी अभी मैंने सुना भी था कि निकी बेला तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट में भी आ चुकी हैं। रेसलमेनिया के आसपास का तो मैंने देखो उनको कोई सीन सुना नहीं, और ब्री बेला को भी शायद वो इवेंचुअली लेके आ जाएंगी, तो वो बेला ट्विंस वाला एरा शायद हो सकता है दोबारा से वापस आ जाए। लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, मैं तो हूँ देखो, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट यही हो जाता है कि अरे वो तब की बात थी तो अब देखने को मिल रहा है। हाँ लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि स्टोरी तुम कुछ भी दिखा दोगे, तो उसके ऊपर तो देखो काम करना पड़ेगा। आज थोड़ी सी AEW की भी बात कर लेते हैं, और अगर रेसल चैटर के ऊपर AEW के बारे में बात हो रही है तो समझ लो भाई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। एक एक करके आपको बताता हूँ। देखो स्टील केज मैच हुआ था AEW के रेवोल्यूशन में, काइल फ्लेचर और विल ऑस्प्रे के बीच में। थंब टैग्स के ऊपर आज तक तो हमने ज्यादातर ऐसे पीछे गिरते हुए देखा है, ये भाई इन्होंने स्टाइल्स क्लैश जो है थंब टैग्स के ऊपर मार दिया। तो भाई ये तो अपने एक्सट्रीम कारनामों के लिए AEW वाले जाने ही जाते हैं। बाकी जो कैनी ओमेगा है उन्होंने भी जो चैंपियनशिप है AEW की इंटरनेशनल वाली उसको कैप्चर कर लिया है। शो पर हमको ये भी पता चला है इस मैच में जो MJF का मैच था अगेंस्ट एडम हैंगमैन पेज, ये WWE वालों ने पाइल ड्राइवर यूज करना शुरू किया ना, तो AEW वालों ने बोला भैया पाइल ड्राइवर तो हम करते थे, तुम कैसे यूज करने लग गए इतना। तो इन्होंने उसको थोड़ा सा और एक्सट्रीम बनाने के लिए जंपिंग पाइल ड्राइवर वो स्टील चेयर के ऊपर मारा। भाई बहुत ज्यादा देखो रिस्की मूव्स होते हैं, प्रॉप्स है इस चीज के लिए कि भाई कितने प्रोफेशनल ये लोग हैं कि इसको बहुत ही स्मूथ तरीके से वो एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, तो ये खतरनाक स्पॉट आता है। बाकी AEW रेवोल्यूशन का मराया में और ये जो मैच हुआ है टोनी स्टॉर्म का, यार इस पिक्चर को सिर्फ आप देख लो समझ सकते हो कि किस लेवल की जो ब्रूटैलिटी है वो इस मैच के अंदर हुई है। टोनी स्टॉर्म का कैरेक्टर तो भाई कुछ नेक्स्ट लेवल का ही है। बाकी मैंने पूरा शो देखो अभी देखा नहीं है, मेन इवेंट वाला जो मैच है वो मैंने पूरा अच्छी तरीके से देखा था, जो कि था एज एडम कोपलैंड कोप आपको बोलना चाहिए अब उनको, वर्सेस जॉन मॉक्सली AEW की चैंपियनशिप के लिए। सबसे चोमू चीज तो मुझे यही लगती है कि वो चैंपियनशिप के नाम पे उस ब्रीफकेस को लेके आते हैं। भैया हमें पता नहीं चलेगा क्या तुमने क्या वो डोरेमोन का उसमें वो छोटा करने वाला टॉर्च मार दिया क्या, जो उसको फिर तुम छोटा करके बेल्ट में लेके घूम रहे हो। एक अजीब सी चीज और हुई है यहाँ पे, जो क्रिश्चियन केज के पास इतने टाइम से अपना कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने उसको कैश इन तो किया, बट कुछ नहीं भाई, जॉन मॉक्सली फिर भी ये वाला मैच जीत चुके हैं। तो बड़ा अजीब सा ऐसा थकेली सी एंडिंग लगी मुझे AEW रेवोल्यूशन वाले शो की। वैसे मैंने पूरा शो भी एक एक चीज करके देखा नहीं है, मेन इवेंट वाला सीन देखा और बाकी बीच बीच का कुछ मैंने जो सीन है वो देखा है, बट एंड में मैं देख रहा था कि लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड ही हैं इस वाले शो को लेके। अब वो कहानी तो उस समय पीक पे चल रही थी थोड़ी, जब जॉन मॉक्सली का सीन बन रहा था कि भाई शायद वो शेन मैकमैन को लेके आ सकते हैं, कुछ वॉर वगैरह शुरू हो जाएगी, वैसा तो कुछ हो नहीं रहा। जॉन मॉक्सली का कैरेक्टर भी इतना स्पेशल देखो फील हो नहीं रहा, और ये कोई अभी की बात नहीं है, वो तभी से शुरू हो रहा है। आपको पता कितना टाइम उस चीज को हो चुका है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बट फिर भी ठीक है, बड़ा शो था तो फिर भी मतलब लोगों ने करी इसके बारे में बात। क्या वो डेट भी सामने आ चुकी है जब जॉन सीना अपना आखिरी रेसलिंग मैच WWE रिंग के अंदर रेसल करने वाले हैं। तो भाई सीन क्या है, WWE का सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट 2025 का जो शो होने वाला है उसकी दिसंबर मंथ की भी एक रूमर डेट आ गई है, जो कि है 13 दिसंबर की। तो 13 दिसंबर जो कि बॉस्टन जॉन सीना के होम टाउन से ही है, वहां से WWE सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को करने वाली है। अब इसके बाद ऐसा हो सकता है कि जॉन सीना क्या पता है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर फीचर हो जाए, और अपने लास्ट इस फेयरवेल टूर के अंदर शायद ये वो जगह हो सकती है जहां पे जॉन सीना रिटायरमेंट भी ले लें। आपको पता है वैसे तो स्टोरी लाइन अभी हील टर्न होने के बाद कितने उसके जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुके हैं। एक रूमर ये भी आया था कि क्या पता कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉन सीना का हील टर्न हो ही ना, वो ये सारी चीज़ों को फेक कर रहा हो। बट अगर ये लेजिट खत्म ही हो रहा है पूरे साल के एंड में और दिसंबर वो आखिरी महीना है, तो शायद 13 दिसंबर वो तारीख है जब आपको आखिरी बार प्रोफेशनल रेसलिंग के रिंग में रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं जॉन सीना। और WWE थोड़ा सा आपको पता है होम टाउन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस डालती
कि कोई सुपरस्टार कहाँ से है, उसका करियर वहीं पे खत्म हो, तो वो एक स्टोरी फुल सर्कल वाला मोमेंट बन जाता है। तो ये हो सकता है। अब तो वैसे देखो हम लोगों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि जॉन सीना जैसे बड़े सुपरस्टार के लिए जो उन्होंने फेयरवेल टूर अनाउंस कर दिया, अब हमको पता है कि इस साल के एंड में बस हो लिया, तो फिर हम दिल से भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं कि वो झटका नहीं लगेगा हमको बड़ा वाला। अब देखो अगर लास्ट कोई ओपोनेंट की बात है तो मेरे दिमाग में तो अब, क्योंकि स्टोरी लाइन रैंडी ऑर्टन के साथ नहीं चल रही है फिलहाल, तो मैं तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच ही देखना चाहूंगा। बाकी तब तक सिनेरियो देखते हैं कैसे होता है, क्या वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, क्या हील टर्न कैसे जाता है, क्या फिर उसके बाद वो दोबारा से फेस टर्न हो जाता है, वो इस फेयरवेल टूर के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी। और भाई कल का दिन आपको पता है कितना ज़्यादा जो है वो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कल है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। बहुत सारी चीज़ें एडवर्टाइज हैं। एक रॉ के बारे में ये भी सीन पता चला कि मेडिसिन स्क्वायर गार्डन से ये है, जिसकी कैपेसिटी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन WWE ने पूरा ऐसे जुगाड़, पूरा सेटअप इसका अलग अलग सा कर दिया है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको रॉ देखते देखते थोड़ी सी प्रीमियम लाइव इवेंट वाली फीलिंग आए। और कल के शो पर जो सबसे बड़ा मैच होने वाला है वो है स्टील केज मैच, सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक के बीच में। और भाई यहाँ पे एक तगड़ी वाली स्पेकुलेशन है, 99.9999% वाली बात तो मैंने आपको बताई है कि रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो कल मंडे नाइट रॉ पर हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो हो कैसे सकता है। तो भाई देखो अभी हमने रॉ नेटफ्लिक्स पे क्या देखा कि सेथ रॉलिंस हार चुके हैं CM पंक से, तो अब ये इस चीज को थोड़ा सा इवन करना दिखाने के लिए चाहेंगे कि तभी तो रेसलमेनिया के लिए स्टोरी बढ़ाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर हो इस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस CM पंक को हराने के लिए, और तभी इस मैच में रोमन रेंस की एंट्री हो जाए, क्योंकि मैच से एलिमिनेट होने के बाद भी रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को छोड़ा नहीं था। तो वो जो अग्रेशन है, वो जो गुस्सा है, वो क्लियर आपको दिखेगा रोमन रेंस के चेहरे पर, और फिर वो ये मैच उनके लिए कॉस्ट करवा सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैच वगैरह सब फिनिश होने के बाद जब उनको लगे कि भैया हो लिया, मैं तो अब जीत गया, उसके बाद रोमन रेंस आके अटैक करें, एंड देन वो इंटरेस्टिंग फेवर वाली चीज जो कि हमारे दिमाग में ऑलमोस्ट पिछले 4 महीने से बैठी हुई है, शायद उसके बारे में हमको क्लैरिटी जो है वो मिल सकती है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको क्रिकेट चैनल की वीडियो दिख रही होगी, उसको जाके जरूर देखना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आजकल हो रहे हैं हम थोड़े से एक्टिव वहां पे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और तब तक फिर भाई लेते रहो जिंदगी के मजे।